तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है ये। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस और उनकी इक्वेशंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा केमिकल चेंज को। केमिकल चेंज क्या होता है? व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, जब किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आ जाता है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। ये सारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। जैसे वुड को जब जला देते हैं तो वुड को जला के जो है राख मिलती है, काले रंग की ऐश मिलती है। तो वुड का जो जलना है, जलने के बाद जो राख मिलेगी उसकी प्रॉपर्टीज़ वुड की प्रॉपर्टीज़ से क्या होंगी, अलग होंगी। तो इसलिए वुड का जो बर्निंग है उसको केमिकल चेंज कहा जा सकता है। इसी तरह से सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना या ख़राब हो जाना भी क्या है, केमिकल चेंज है। क्योंकि दूध खट्टा होने के बाद पहले जैसा नहीं रहता, दूध की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बदल जाती हैं। कुकिंग ऑफ फूड, खाने को जब पका दिया जाता है, सब्जियां बाहर से लाए उनको पका दिया, तो वो भी एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज है। क्योंकि सब्जियां पकने के बाद पहले जैसी नहीं रहती, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से बदल जाती है। मान लो तुम कोई सब्जी लाए हो, लौकी लाए हो या और भी सब्जियां होती हैं, उनको कच्चा खाने में अलग टेस्ट आता है और पका हुआ खाने में अलग टेस्ट आता है, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बदल जाती हैं। तो जब भी कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आएगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। ये सारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा आप अपने पास से भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे साइड में मैंने एक और वो लिखा हुआ है, चेंज, आइस का वाटर बन जाना या फिर आइस का स्टीम बन जाना। ये जो चेंज है ये केमिकल चेंज नहीं कहा जा सकता, ये फिजिकल चेंज होता है। आइस से वाटर बन जाती है, तो जो प्रॉपर्टीज़ आइस के अंदर होंगी वही प्रॉपर्टीज़ सेम किसके अंदर होंगी, वाटर के अंदर होंगी। तो क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो इसे हम केमिकल चेंज बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इसी तरह से मान लो कि तुम्हारे पास कोई पेपर है, पेपर को तुम फोल्ड कर देते हो, तो पेपर पहले सीधा था, फोल्ड कर दिया तुमने उसको, तो फोल्ड करने के बाद भी उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। पेपर जब सीधा था तब भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वही थी, जब उसको फोल्ड कर देंगे तब भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी। लेकिन अगर उसी पेपर को जला दिया जाए तो पेपर को जलाने के बाद जो हमें ऐश मिलेगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पेपर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ से पूरी तरह से अलग होंगी। इसलिए हम बर्निंग ऑफ पेपर को कह सकते हैं केमिकल चेंज, लेकिन पेपर का फोल्ड होना उसको हम केमिकल चेंज नहीं कह सकते, उसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज। तो फिलहाल हम फिजिकल चेंजेस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, केमिकल चेंज के बारे में। तो केमिकल चेंज कब होगा, जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आएगा। ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा आप अपने पास से भी एग्जाम्पल ढूंढ लीजिएगा। नीचे एक नोट लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। इन अ केमिकल चेंज द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव सम वॉट चेंज। जब भी कहीं केमिकल चेंज होगा तो इनिशियल सब्सटेंस की जो नेचर है और जो उसकी आइडेंटिटी है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। जो देखो, वुड पहले जैसी नहीं रहेगी जलने के बाद, मिल्क पहले जैसा नहीं रहेगा खट्टा होने के बाद, खाना जो है कुक होने के बाद पहले जैसा नहीं रहेगा। मतलब खाना जब कच्चा था वो अलग थी उसकी आइडेंटिटी, और पक गया अब उसकी आइडेंटिटी अलग हो गई। तो जब भी कहीं पर केमिकल चेंज होगा तो जो इनिशियल सब्सटेंस होगा उसका नेचर और उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से क्या होगी, बदल जाएगी। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में केमिकल चेंज आ गया होगा। अगर केमिकल चेंज समझ में आ गया है तो इसके बाद आप केमिकल इक्वेशन भी समझ सकते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। तो केमिकल चेंज को समझने के बाद अब हम समझना शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन को, कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। वेनेवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस। जब भी कहीं पर केमिकल चेंज होगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। मान लो पेपर को जला दिया, तो पेपर को जलाने से वहाँ पर क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। खाना पका दिया, फूड को कुक कर दिया, तो खाना पकाते समय भी वहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ है। तो जहाँ भी केमिकल चेंज होगा वहीं पर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। तो केमिकल रिएक्शन वहीं होगी जहाँ पर क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। ये जो मैंने लिखी है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन नहीं है, इसमें तो केवल आपको ये समझाया गया है कि जब भी कहीं केमिकल चेंज होगा वहीं पर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है,
डेफिनेशन बाद में आएगी, पहले हम चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन वहीं होगी जहाँ पर क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा है या कहीं पर नहीं हो रहा? ये सवाल पूछा गया है यहाँ पर कि हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हुई है या कहीं पर केमिकल रिएक्शन नहीं हुई? तो उसके लिए हम 4 चीज़ों को देख सकते हैं। अगर स्टेट बदल जाती है, स्टेट बदलने का मतलब है कि सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, लिक्विड का गैस, गैस का लिक्विड, ये सब हो रहा है, तो हम कहेंगे कि स्टेट चेंज हो रही है। और स्टेट चेंज हुई तो इसका मतलब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव भी हो सकता है, जो वहाँ पे ठंडा लग सकता है या गर्म लग सकता है, वो चीज़ है। चेंज इन कलर, जब भी कहीं केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर क्या होता है, कलर में भी चेंज आ जाता है। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, और वहाँ पर गैस भी निकलती है। तो ये चारों चीज़ें हमें जहाँ पर भी देखने को मिलती हैं, हम समझ जाते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। गैस निकलनी चाहिए, टेम्परेचर में चेंज होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए और स्टेट बदलनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें जहाँ भी होती हैं वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हम कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे एक्टिविटीज़ के लिए। चलिए खैर, तो अब ये हमारे सामने है एक्टिविटी 1.1, हमारी जो साइंस की बुक है उसकी पहली एक्टिविटी। एक्टिविटी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ख़ासतौर से केमिस्ट्री की जो एक्टिविटी है। और हर एक एक्टिविटी में जो भी कुछ लिखा रहता है उसको पूरी डिटेल से समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे जिसकी लंबाई होगी करीब 2 सेंटीमीटर। अगर 2 के बजाय किसी ने 3 सेंटीमीटर का भी ले लिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 2 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे और उसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे बर्नर की मदद से। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसके अंदर से एक फ्लेम निकलेगी और उस फ्लेम का कलर होगा वाइट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाएगा तो बर्न करने से उसके अंदर से जो फ्लेम निकलेगी वो कैसी होगी, वाइट होगी। आपने तरह तरह के फ्लेम के कलर देखे होंगे, जैसे कि हमारे घर में रसोई गैस में जब रसोई गैस जलती है तो कैसी फ्लेम निकलती है, ब्लू फ्लेम निकलती है। इसके अलावा कोयला जब जलाया जाता है कहीं पे, जैसे भुट्टे भूनने वाला, आपने देखा होगा भुट्टे भूनने वाला जब कोयला जलाता है, या प्रेस करने वाला जो होता है जब वो कोयला जलाता है तो कोयले के अंदर से निकलती है रेड फ्लेम। इसी तरह से जब कैंडल बर्न होती है तो कैंडल के अंदर से निकलती है कौन सी फ्लेम, येलो फ्लेम। ठीक है, तो फ्लेम अलग अलग कलर की हो सकती है। इसके अलावा दीपावली पे पटाखे फोड़े जाते हैं तो उनमें भी अलग अलग कलर की फ्लेम निकलती है। फिलहाल ये है कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाएगा, 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन जब जलाएंगे तो उसमें से जो फ्लेम निकलेगी उसका कलर कैसा होगा, वाइट होगा। याद रखिएगा कलर को। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, इसको जलाने से पहले क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है सैंड पेपर की मदद से। सैंड पेपर को आम भाषा में रेगमार कहा जाता है, रेगमार। तो सैंड पेपर की मदद से इसको साफ़ करते हैं, इसके ऊपर जो लेयर बनी हुई होती है ना उसको क्लीन किया जाता है। ये सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो जब ये सवाल आएगा तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है। तो वैसे तो इसका आंसर सिंपल है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने की वजह होती है उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है ना उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो जब भी आपने देखा हो आपके घर में वाइट वॉश होता है तो वाइट वॉश करने वाला दीवार पे सीधा पेंट करना शुरू नहीं कर देता, वो पहले दीवार के ऊपर एक सैंड पेपर से सफाई करता है और उसके बाद पेंट करना शुरू करता है ताकि उसके ऊपर जो लेयर जमी हुई है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो इसी तरह से मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होगी उसको रिमूव करने के लिए हम इसको सैंड पेपर से क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो याद रखिएगा इस बात को। तो मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा तो उसके अंदर से कैसी फ्लेम निकलेगी, वाइट फ्लेम निकलेगी। और जो ऐश इकट्ठी होगी उसके नीचे हम एक चाइना डिश लगा देंगे। वो जो ऐश इकट्ठी हो रही है वो भी एक वाइट कलर का पाउडर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वाइट कलर का पाउडर इकट्ठा होगा और वो पाउडर होगा किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो उसके जलाने से क्या होगा, वाइट कलर का पाउडर इकट्ठा होगा। जैसे पेपर को जलाते हैं तो काले रंग का पाउडर इकट्ठा होता है जिसे हम राख कहते हैं, ऐश बोलते हैं। लेकिन जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वाइट कलर का पाउडर इकट्ठा होता है, वाइट कलर की ही फ्लेम निकलती है। तो जो वाइट पाउडर इकट्ठा हो रहा है उस पाउडर का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है,
अब यहाँ पे जो एक्टिविटी हुई है इसके बारे में हमसे पूछता है वो एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या देखते हो। तो हम ये देखते हैं भैया कि जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो उसमें से वाइट फ्लेम निकलती है और वाइट पाउडर इकट्ठा होता है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये जो वाइट पाउडर निकला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये निकला कैसे, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो क्या करता है, एयर से रिएक्शन कर जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, बहुत सारी गैस एटमॉस्फेयर में होती हैं। तो मैग्नीशियम रिबन जलते समय इन सब गैस में से किससे रिएक्शन कर जाता है, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद वो बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ज़रा आप पढ़ लीजिए इसको। वी ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, वाइट फ्लेम के साथ जलता है, एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर, और वाइट पाउडर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस पाउडर को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये बनता कैसे है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये पाउडर कैसे बना है, मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की रिएक्शन होने से बना है। वो रिएक्शन भी मैं यहाँ पे लिख कर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है वो क्या है। मैग्नीशियम का सिंबल आप अच्छी तरह से जानते होंगे, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2। तो मैग्नीशियम ने और ऑक्सीजन से आपस में रिएक्शन किया और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, MgO। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखी है ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि इधर एक ही ऑक्सीजन है और उधर दो ऑक्सीजन है, तो इसको बाद में बैलेंस करना हम सीखेंगे। फिलहाल तो हम केवल एक्टिविटी समझ रहे हैं। तो एक्टिविटी 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्टिविटी में हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया था, उसको बर्न कर दिया था। बर्न करने से मैग्नीशियम ने क्या किया था, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया था और मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बना दिया था। तो एक्टिविटी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उन्हें याद रखिएगा, जैसे कि फ्लेम का कलर वाइट, पाउडर का कलर वाइट, और मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उस लेयर को रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। तो एक्टिविटी कंप्लीट हुई, आगे बढ़ते हैं, दूसरी एक्टिविटी करते हैं। चलिए खैर, अब हमारे सामने अपने चैप्टर की दूसरी एक्टिविटी है 1.2। हर एक्टिविटी इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए बड़े ध्यान से देखना। इस एक्टिविटी में क्या होगा कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। तो आपको पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, और ऊपर से इसमें मिला दिया जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, बस इतनी सी एक्टिविटी है। एक टेस्ट ट्यूब ली जाएगी, टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन पड़ा हुआ होगा पहले से ही, और ऊपर से डाल दिया जाएगा उसके अंदर क्या, पोटेशियम आयोडाइड। और फिर हमसे उसने सवाल पूछ लिया बुक वाले ने कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम्हें क्या दिखाई देता है। तो पहले कर लेते हैं इस रिएक्शन को, उसके बाद देखेंगे हमें क्या दिखाई देता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है लेड नाइट्रेट। तो जिन बच्चों को लेड नाइट्रेट का फार्मूला पता नहीं है उन्हें बनाना सिखा देता हूँ। 9th में सिखाया जाता है वैसे फार्मूला बनाना। लेड का सिंबल होता है Pb और नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3। ठीक है, लेड की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है और NO3 की वैलेंसी होती है 1। तो जब हम इन वैलेंसीज़ को एक्सचेंज करते हैं तो Pb के ऊपर 1 लगेगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 इसके ऊपर ऐसे करके लग जाएगा। 9th में अगर थोड़े भी पढ़े हो ना, हल्के फुल्के भी पढ़े हो 9th क्लास में, तो याद आ गया होगा ये फार्मूले कैसे बनते हैं। अगर वैलेंसी भूल गए हो तो कोई बात नहीं, अब याद रखना लेड की वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है। तो इस तरह से PbNO3 का होल ट्वाइस, ये फार्मूला बन गया किसका, लेड नाइट्रेट का। अब फार्मूला बनाएंगे पोटेशियम आयोडाइड का। तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K, और आयोडाइड मतलब आयोडीन, आयोडीन का सिंबल क्या होता है, I। ठीक है, अब इनका भी वैलेंसी लिखेंगे 1 और इसकी वैलेंसी भी 1। एक्सचेंज कर दो। एक्सचेंज क्या करना, जब इक्वल वैलेंसी होती है ना तो वो कट जाती हैं। अगर मान लो इसकी वैलेंसी 2 होती, इसकी भी 2 होती, तो वो भी कट जाती। इक्वल वैलेंसी कैंसिल हो जाएगी तो पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला क्या बन जाएगा, Ki। तो अभी हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब ऐड कर दिया। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस और उसमें ऐड कर दिया पोटेशियम आयोडाइड। तो अब होगा क्या, ये देखिए ज़रा,
इनकी आपस में रिएक्शन होने से PbI2 बनेगा, लेड आयोडाइड। Pb के साथ I आ जाएगा, ठीक है, PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड, और साथ में बनेगा प्लस क्या बचा, K बचा और NO3 बचा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला भी यहाँ पे बना सकते हो, देखो कैसे बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट ऐसे लिख लो पहले तो, फिर पोटेशियम का सिंबल K और नाइट्रेट का NO3। पोटेशियम की वैलेंसी 1 देखो यहाँ पे लिखी है, और नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1। फिर से इक्वल वैलेंसी है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फिर से इक्वल वैलेंसी है, कट गई तो क्या बन गया, KNO3। तो ये नाइट्रेट वगैरह, ये जितने भी फार्मूले हैं ये सब 9th क्लास में बनाने सिखाए जाते हैं। भूल गए हो कोई बात नहीं, अब 10वीं में जो भी बताया जाएगा उसको याद रखना हमेशा। तो जब लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया जाता है तो इन दोनों की आपस में रिएक्शन होने से बनता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। हमारी बुक में इनके कलर्स के बारे में कुछ नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। ये जो लेड आयोडाइड होता है इसका कलर होता है येलो, इसके ऊपर लिख देता हूँ येलो, ठीक है। लेड आयोडाइड का कलर येलो होता है, एक बार बोर्ड के पेपर में पूछ चुके हैं, क्योंकि बोर्ड वाले ये सोचते हैं ना कि बच्चे एक्टिविटी करते होंगे स्कूल में, प्रैक्टिकल में एक्टिविटी करते होंगे तो उन्हें कलर वगैरह का पता रहता होगा। उन्हें कौन समझाए कि कहाँ एक्टिविटी होती है, कुछ नहीं होता स्कूलों में, ठीक है। तो मतलब किसी किसी स्कूल में होता है, सब में नहीं होता है। लेड आयोडाइड का कलर याद रखिएगा क्या होता है, येलो होता है, और पोटेशियम नाइट्रेट का कलर होता है वाइट। और ये दोनों के दोनों सॉलिड होते हैं, मतलब ये डिज़ोल्व नहीं होते, घुलते नहीं हैं, ठीक है। तो जब हम लेड नाइट्रेट में ऊपर से पोटेशियम आयोडाइड मिला देंगे तो इन दोनों के मिलने से हमें मिलेगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि अभी हम रिएक्शन बैलेंस करना नहीं सीख रहे हैं, अभी तो हम केवल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो एक्टिविटी में हमसे ये पूछा गया कि लेड नाइट्रेट में जब पोटेशियम आयोडाइड मिला दोगे तो क्या देखोगे, तो हम ये देखेंगे कुछ पीले पीले रंग का यहाँ पे बन रहा है, कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। और वो जो पीले रंग का था वो क्या था, लेड आयोडाइड था। और वाइट सॉलिड भी हमें नीचे पड़ा हुआ दिखाई देगा, वो वाइट सॉलिड किसका था, पोटेशियम नाइट्रेट का था। तो उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। बैलेंस करना बाद में सिखाया जाएगा, पहले ज़रा एक्टिविटी करवा दूँ सारी। अब आती है इस चैप्टर की तीसरी एक्टिविटी 1.3। चलते हैं अगले पेज पर, बने रहिए। चलिए खैर, अब हमारे सामने है एक्टिविटी 1.3, तीसरी एक्टिविटी। बुक की कोई भी एक्टिविटी बेकार नहीं है, सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान से समझना अगर केमिस्ट्री ढंग से समझना चाहते हो तो एक्टिविटी 1.3 में हमें क्या करना है, कोनिकल फ्लास्क लेना है। आपको दिख रहा होगा कोनिकल फ्लास्क, ये जो है ये कोनिकल फ्लास्क है, और इसके अंदर जिंक ग्रैनुअल्स डालने हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालने हैं। जिंक एक मेटल होती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े आपको पड़े हुए दिख रहे होंगे। इसके अलावा उनमें ऊपर से डाल देंगे क्या, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो दो तरह के एसिड यूज़ कर सकते हो, या तो डाइल्यूट मतलब होता है कि दो तरह के एसिड होते हैं, कंसनट्रेटेड होता है, एक डाइल्यूट होता है। तो कंसनट्रेटेड का मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा, जिसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, और डाइल्यूट मतलब हल्का फुल्का सा एसिड, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 लेना है। कंसनट्रेटेड में जब पानी मिला देते हैं ना तो वो डाइल्यूट बन जाता है, ठीक है। तो या तो डाइल्यूट H2SO4 एसिड ले सकते हो, या फिर ये वाला भी ले सकते हो डाइल्यूट HCl। इन दोनों में से कोई सा भी एसिड आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो जिंक के टुकड़े पहले से ही पड़े हुए थे, ऊपर से तुमने क्या डाल दिया, H2SO4, ठीक है। यहाँ पे कॉर्क लगी हुई है, कॉर्क के बीच में पाइप लगा हुआ है ग्लास का, ये लिखा हुआ है ग्लास ट्यूब, ताकि यहाँ पे जो भी गैस बने वो यहाँ से क्या हो सके, बाहर जा सके, ठीक है। इस एक्टिविटी में करने के बाद भी हमसे यही पूछा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम्हें क्या दिखाई देता है। तो हमें क्या दिखाई देगा कि जो जिंक मेटल है ना, यहाँ से बबल्स उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, बुलबुले निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और बुलबुले निकलने का सीधा मतलब होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, गैस निकल रही है। आपने कभी अपनी साइकिल का पंचर जुड़वाया होगा तो ध्यान से देखा होगा कि पंचर जोड़ने वाला कैसे पंचर जोड़ता है, वो ट्यूब को डुबोता है पानी के अंदर, तो जहाँ भी बबल्स निकलते हैं वो समझ जाता है कि यहाँ से लीक हो रहा है, गैस निकल रही है, ठीक है।
तो ऐसे ही हमारी इस एक्टिविटी में भी क्या होगा, बबल्स निकलेंगे। बबल्स निकलने का सीधा मतलब है हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस निकल रही है। और वो जो गैस निकल रही है ना, उसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। और उसके निकलने के लिए हमने रास्ता यहाँ से दिया हुआ है। एक और चीज़ है, ये जो गैस है ना हाइड्रोजन, इसको टेस्ट किया जा सकता है, मतलब इसका पता लगाया जा सकता है कि ये हाइड्रोजन है या नहीं है। तो इसका पता लगाने के लिए हम इसको सूंघने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे इसके सामने, बर्निंग कैंडल। तो बर्निंग कैंडल अगर पॉप साउंड के साथ जलने लगती है, फटफट की आवाज़ उसके अंदर से आने लगती है, तो हम समझ जाएंगे कि ये वाली जो गैस है ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। और अगर जलती हुई कैंडल बहुत तेज़ी से जलने लगे तो समझ जाओ कि वो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है। और अगर जलती हुई कैंडल लेके जाओ और वो बुझ जाए तो समझ जाओ कि निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जलती हुई आग को बुझा देती है, ऑक्सीजन जो है वो जलती हुई आग को और भड़का देती है। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक ब्लास्टिंग गैस होती है, इसमें ब्लास्ट होते हैं, पॉप साउंड निकलती है, पट की आवाज़ आती है। ठीक है। तो फिलहाल हमें गैस की पहचान नहीं करनी, मैंने आपको खाली ऐसे ही बता दिया था। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है उसको समझने की कोशिश करिए। जिंक मेटल पड़ी हुई थी पहले से, ऊपर से तुमने क्या मिला दिया, डाइल्यूट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है ये। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा कि ZnSO4 बन जाएगा, Zn और SO4, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये निकल जाएगी। यहाँ पे ये गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है ना हमें, हाइड्रोजन। तो इन दोनों की आपस में रिएक्शन होने से जिंक सल्फेट बनेगा और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर किसी ने ये वाले एसिड के बजाय ये वाला एसिड ले लिया तो देखो क्या होगा, जिंक तो पड़ा हुआ है ही, अब किसी ने ले लिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका क्या होगा, तो उसका कुछ नहीं होना, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, जिंक क्लोराइड। अब कोई सोचेगा तो यहाँ तो Zn और Cl है तो ZnCl आना चाहिए, भैया ऐसा नहीं होता। जिंक क्लोराइड का फार्मूला देख लो कैसे बनता है, जिंक क्लोराइड, जिंक की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी 1। वैलेंसी सिखाते हैं 9th क्लास में। एक्सचेंज कर दो, एक्सचेंज करोगे तो क्या बनेगा, खुद ही देखो, ZnCl2 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ऐसे बनता है। तो जिंक से और क्लोरीन से क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। खाली H नहीं लिखा जाता कभी भी, हाइड्रोजन गैस के लिए हमेशा H2 लिखा जाता है, नाइट्रोजन गैस के लिए हमेशा N2 लिखा जाता है, ऑक्सीजन गैस के लिए हमेशा O2 लिखा जाता है। तो इस तरह से हमारी तीसरी एक्टिविटी भी कंप्लीट हुई। फिर से रिपीट करते हैं क्या था, जिंक के टुकड़े पड़े हुए थे कोनिकल फ्लास्क के अंदर, ऊपर से डाल दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बबल्स निकलने शुरू हो गए, हम समझ गए यहाँ पे गैस निकल रही है। और जहाँ पे गैस निकलती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस जहाँ पर होता है, हम समझ जाते हैं वहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, केमिकल रिएक्शन की पहचान कैसे होती है, या तो गैस निकले, या टेम्परेचर बदले, या फिर कलर बदले, ये स्टेट बदले, ये सारे चेंजेस होते हैं, हम समझ जाते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो एक्टिविटी 1.3 में ये सब हुआ था, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शन भी मैंने बैलेंस नहीं किए हैं, बैलेंस करना आपको सिखाया जाएगा बाद में। इस तरह से 3 जो एक्टिविटी पहले 2 पेज पर जो दे रखी हैं, पेज नंबर 1 और 2 पर, वो पूरी हो चुकी हैं। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इस पेज का, 2 पेज ख़त्म होने के बाद हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और बाकी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, अभी जाओ मत छोड़कर। एक और बात है, मैं इस एक्टिविटी के बारे में तुम्हें ये बताना भूल गया, उसमें ये भी पूछा हुआ है कि इसको टच करके देखो, इसके बॉटम को, तो तुम्हें कैसा लगता है। तो जब हम इसके बॉटम को टच करके देखेंगे तो हमें जो है ना गर्म लगेगा, हीट लगेगा, तो उससे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, टेम्परेचर में भी चेंज हुआ है। तो अब एक्टिविटी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। बुक में जो लिखी हुई है ना उसको भी पढ़ लेना एक बार ढंग से, वैसे तो मैंने कोई कमी यहाँ पर छोड़ी नहीं है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। चलिए खैर, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कोई सोचे कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या चल रहा है आखिर। देखो भाई, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है वहाँ पे हम केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन जो है पेपर पे बनाई जाती है, और रिएक्शन कहीं भी हो सकती है, एटमॉस्फेयर में, हमारे घर में, हमारे अंदर, कहीं भी रिएक्शन हो सकती है, लेकिन इक्वेशन हम अपनी कॉपी में बनाते हैं। ठीक है, ये फ़र्क होता है। तो जो रिएक्शन हो रही है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है कॉपी पे, पेपर पे, कहीं भी, तो उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फिलहाल हम एक इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं।
केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है क्या, केमिकल इक्वेशन। समझ गए। तो शॉर्ट में तो बस इतने से काम चला सकते हो, यहाँ तक लिख सकते हो। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आगे जिन्हें और चाहिए वो आगे का देखिए। इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, इसमें हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, फार्मूले इस्तेमाल करते हैं। वेयर द रिएक्टेंट आर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट आर गिवन ऑन द राइट साइड। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे और प्रोडक्ट राइट साइड में लिखे जाएंगे। तो जो हमने एक्टिविटी की थी ना 1.1 में, उसकी जो रिएक्शन है उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार। तो हमने जो एक्टिविटी की थी सबसे पहले, उसमें ये रिएक्शन हुई थी। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, तो बर्न करने से उसने एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया था। तो जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो बन गया था क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर। अब ऐसे हर रिएक्शन को लिखेंगे ऐसे इंग्लिश में तो बड़ा कठिन होता है। मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पता नहीं पेज से बाहर ना निकल जाए, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं सिंबल्स का। ठीक है। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, MgO। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता कैसे, वही 9th वाले मेथड से। यहाँ नीचे देख लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का O, मैग्नीशियम की वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी, दोनों की वैलेंसी लिखो। ऑक्सीजन की 2 होती है, मैग्नीशियम की भी 2 होती है। इक्वल वैलेंसी कट गई तो क्या बन गया, MgO। यहाँ लिख दिया। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो छोटे में ही काम चल जाता है, ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं तो बहुत बड़ा बनता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जो बनी है ना, फिलहाल इसको क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। मतलब कि अभी इसका ढांचा तैयार हुआ है, पूरी पक्की नहीं बनी है। पूरी पक्की ये तब बनेगी जब इसको बैलेंस भी किया जाएगा। एक और बात, ये जो लेफ़्ट साइड वाले होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिएक्टेंट आर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, रिएक्टेंट्स कहेंगे। और वो जो राइट साइड में हम मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। तो लेफ्ट में हमेशा रिएक्टेंट होते हैं, राइट में हमेशा प्रोडक्ट होते हैं। और ये जो अभी बिना बैलेंस वाली होती है इसको कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो मैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन अगले पेज पर लिख देता हूँ। फिलहाल आपको केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया क्या होती है। केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं और फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। उसमें रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं राइट साइड में। मुझे लगता है कि तुम्हें साथ साथ याद भी होता जा रहा होगा, शायद तुम्हें अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे फोकस से देखते रहोगे ना तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस ये लेक्चर देख लिया करना, सब दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब हम आ गए हैं अपनी बुक NCERT के पेज नंबर 3 पर। अपनी NCERT बुक का पेज नंबर 3, इंग्लिश वालों के लिए पेज नंबर 3 है और हिंदी वालों के लिए ये पेज शायद अलग हो सकता है। हम पढ़ रहे हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होती उसको स्केलेटल बोलते हैं। अब जैसे ये है, ये बैलेंस नहीं है, इसमें Mg का एक ही एटम है, इधर उधर भी एक है, चलो ठीक है मान लिया। ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं लेकिन वहाँ पे 1 है, इधर 2 हैं इधर 1 है, बैलेंस नहीं है। तो जो बैलेंस नहीं है वो क्या है, स्केलेटल है। आसान भाषा में तो ऐसे कह सकते हैं। और टेक्निकल डेफिनेशन ये लिखी है, इसको देख लेते हैं क्या है। स्केलेटल इक्वेशंस आर द इक्वेशन इन विच देयर इज़ ओनली केमिकल फार्मूलाज। केवल क्या होते हैं वहाँ पे, केमिकल फार्मूला होते हैं। ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के क्या होते हैं, केमिकल फार्मूले लिखे होते हैं। बट नो स्टेट मेंशन, कोई स्टेट मेंशन नहीं होती। ना तो ये पता होता ये सॉलिड है, ये गैस है, ना तो ये लिखा रहता। ठीक है। स्टेट मेंशन नहीं होती। नो बैलेंसिंग ऑफ एटम, और ना ही एटम की क्या होती, बैलेंसिंग होती। केवल क्या लिखे रहते हैं, केमिकल फार्मूला लिखे रहते हैं। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे, जिसमें रिएक्टेंट के फार्मूले लिखे होंगे और प्रोडक्ट के फार्मूले लिखे होंगे। ना तो उनकी स्टेट पता होगी और ना ही किसी तरह की बैलेंसिंग होगी। तो उम्मीद है कि आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये तो स्केलेटल है, लेकिन ये नीचे वाली जो है ना, ये बैलेंस है पूरी तरह से। देखो चेक कर लो, मैग्नीशियम के 2 एटम हैं इधर,
उधर भी मैग्नीशियम के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के इधर 2 एटम हैं और इधर भी ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। ये जो 2 है ना, ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए भी और पीछे वाले के लिए भी। अब इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है वो हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। तो हमारा आखिरी टॉपिक था स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले तुमने केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा, केमिकल चेंज क्या होता है उसको अच्छी तरह से समझा, और जहाँ पे केमिकल चेंज होता है वहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। ये हमने अगले पेज पे पढ़ा था कि जहाँ होगा केमिकल चेंज वहाँ होगी केमिकल रिएक्शन। जहाँ भी कभी केमिकल रिएक्शन होती है वहाँ पे ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं। स्टेट बदल सकती है, कलर बदल सकता है, टेम्परेचर बदल सकता है और गैस निकल सकती है। इसके बाद हमने एक्टिविटी 1.1 की थी, बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी। मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, जलाने से वाइट पाउडर निकला था, ये लिखा, और वाइट फ्लेम निकली थी, और जो वाइट पाउडर निकला था उसका नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड। और तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो पाउडर तुम लगाते हो गर्मियों में और सर्दियों में अपने ऊपर छिड़कते हो जो पाउडर, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इसी तरह का होता है। आज ही अपने पाउडर के डब्बे के पीछे लिखा हुआ देखिएगा क्या लिखा हुआ है और मुझे कमेंट्स में उस बारे में बताइएगा, ठीक है। एक्टिविटी में पूछा था क्या ऑब्जर्व होता है, तो जो जो ऑब्जर्व होता है वो हमने बता दिया था। वाइट फ्लेम निकली, वाइट पाउडर इकट्ठा हुआ और ये सब, ठीक है। इसके बाद दूसरी एक्टिविटी की थी, लेड नाइट्रेट पड़ा हुआ था टेस्ट ट्यूब में, ऊपर से लेड आयोडाइड मिला दिया। तो पूछा था कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, हमें यहाँ पे पीला पीला सा कुछ दिखाई दे रहा था, वो था लेड आयोडाइड। इन दोनों के मिलने से क्या बना था, पीले रंग का लेड आयोडाइड बना था और वाइट कलर का पोटेशियम नाइट्रेट बना था। ये आपको तभी दिखाई देगा जब आप स्कूल में ये एक्टिविटी करेंगे। और ये लेड नाइट्रेट और लेड पोटेशियम नाइट्रेट कैसे बनते हैं ये मैंने यहाँ पे दिखाई रखे हैं, ठीक है। फिर हमने की थी तीसरी एक्टिविटी, एक कोनिकल फ्लास्क लिया था, उसमें जिंक ग्रैनुअल थे, ऊपर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया था, लेकिन ये वाला भी डाल सकते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी। उसके बाद हमने देखा था बबल्स उठने शुरू हो गए थे और टेम्परेचर भी बदल गया था जब हमने इसको छू कर देखा था। तो यहाँ पे निकल रही थी ये गैस, ठीक है। तो जो रिएक्शन यहाँ पर हुई है वो भी हमने लिख दी थी, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ले लो चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, दोनों के साथ की रिएक्शन हमने यहाँ पे बता दी थी, ठीक है। इसके बाद हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। इसमें सिंबल्स होते हैं, फार्मूले होते हैं, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं राइट साइड में। और ये जो है स्केलेटल वाला ये अभी पढ़ा ही है, तो ये तो याद हो गई। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, और ऐसे ही आपको लगातार लेक्चर्स मिलते रहेंगे साइंस के, और ध्यान से इनको समझते रहिएगा अगर आप साइंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।